Guys, welcome on my YouTube channel Compteria. The previous lecture of ancient Indian history, we discuss about the seven type of Harappan civilization. Now, Kalibanga, and now we start with बनवाली. बनवाली स्थल हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1974 ईस्वी में आर.एस. वेस्ट ने की। यहाँ से मिट्टी का बना हल और बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। बनवाली में सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मकानों के साज सामान से पता चलता है कि यह समृद्ध लोगों का नगर था। बनवाली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ मिली हैं। इसके साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे हैं, जिसके आधार पर कुछ विद्वान यहाँ मंदिर होने की संभावना व्यक्त करते हैं। अगला जो नगर है हड़प्पन कल्चर का आखिरी नगर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भाचाऊ तालुका में खादिर नाम के एक द्वीप, जिसे कि स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं, इसके उत्तर पश्चिम कोने पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। 100 हेक्टेयर में बसे धौलावीरा के टीलों की खोज सन 1967-68 ईस्वी में श्री J.P. जोशी ने की। 1990 ईस्वी से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के R.S. वेस्ट के निर्देशन में उत्खनन कार्य अभी चल रहा है। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ हुआ है कुआं, तो सफ़ेद कुआं ऐसा अर्थ लगा सकते हैं। यहाँ के टीले पर एक पुराना कुआं है, जिसके कारण इसका नाम धौलावीरा पड़ गया। धौलावीरा का नगर आयताकार बना था। इस नगर के 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यहाँ के उत्खनन से हड़प्पा संस्कृति के 3 चरणों का पता चला है। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण पुरावशेष हैं घोड़े के अवशेष एवं पशु की छोटी कांस्य आकृति। यहाँ से एक ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसके 9 वर्ण हैं और प्रत्येक 37 सेमी लंबे और 27 सेमी चौड़े हैं, और जो दूधिया सफ़ेद पदार्थ के कटे टुकड़ों में अभिलिखित हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम या क्रीड़ागार यहीं से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक नेवले की पत्थर की मूर्ति, जो कि 37 सेंटीमीटर है, ऐसी भी पाई गई है। लेकिन यहाँ की सबसे आश्चर्यजनक वस्तु विशाल जलाशय है, जिसका आकार 80.4 मीटर गुणे 12 मीटर था और गहराई 7.5 मीटर थी। इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक जानते थे। इन्होंने बांध बनाए और जलाशयों में पानी संग्रहित किया। धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड, मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। यह लिखावट एक कांट की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना भरकर तैयार की गई है। इसमें 10 संकेताक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 37 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 से 27 सेंटीमीटर है। धौलावीरा के नगर के पश्चिम की ओर स्थित कब्रिस्तान के उत्खनन से कई तरह के समाधान मिले हैं, जो धौलावीरा की विशिष्ट विशेषता है। यहाँ पालिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। अन्य प्रमुख स्थलों की चर्चा करें तो नौसारो, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित इस स्थान से स्त्रियों की मिट्टी की कुछ ऐसी मूर्तियां पाई गई हैं जिनकी मांग में अब भी सिंदूर भरा हुआ है। आज भी सिंदूर को हिंदू स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। अगला स्थल है सुत कागेन डोर। दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित इस नगर की खोज 1927 ईस्वी में R.L. स्टाइन ने की थी। यह एक बंदरगाह नगर था। अगला स्थल है सोतका को, दक्षिणी बलूचिस्तान में शादी कौर नदी के तट पर स्थित है।
इस स्थल की खोज 1962 ईस्वी में जॉर्ज टेल्स ने की। अगला स्थल है डाबरकोट। दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित इस स्थल की खोज आर.एल. स्टाइन ने 1928 ईस्वी में की। अगला स्थल है बालाकोट। बलूचिस्तान के दक्षिण में स्थित इस स्थल का उत्खनन जॉर्ज एफ. डेल्स ने 1963 से 1976 ईस्वी के दौरान किया था। यह बंदरगाह नगर था। यहाँ का सीप उद्योग प्रसिद्ध था। अगला स्थल है कोटी दीजी। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित इस स्थल का खोज पुराविद धुर्वे ने 1935 ईस्वी में की। यहाँ के प्राक हड़प्पा के प्रमाण मिलते हैं। अब चर्चा करते हैं आमरी के बारे में। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित इस स्थल की खोज 1929 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। यह पहला ऐसा स्थल था जहां से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। यहां से 12 सिंघा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। रोपड़। पंजाब के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित इस स्थल का उत्खनन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम 1953 से 1956 ईस्वी के बीच यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। इनका आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। बाड़ा। रोपड़ जिले में स्थित इस स्थल की खोज 1956 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। संघोल। लुधियाना जिले में स्थित इस स्थल की खोज 1968 ईस्वी में एस.एस. तलवार और आर.एस. विष्ट द्वारा की गई। मिताथल। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित इस स्थल की खोज 1968 ईस्वी में सूरजभान ने की। राखी गढ़ी। हरियाणा के जिंद जिले में घग्गर नदी पर स्थित इस स्थल की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की। कुणाल। हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित इस स्थल की खोज 1974 ईस्वी में जे.पी. जोशी और आर.एस. विष्ट ने की। रंगपुर। अहमदाबाद जिले में भादर नदी पर स्थित इस स्थल की खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने की। सुरकोटड़ा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल की खोज 1964 ईस्वी में जे.पी. जोशी ने की। यहाँ दुर्ग और नगर क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। यहाँ कब्र बनाने के लिए अंडाकार गड्ढा खोदकर उसमें मानव की चुनी हुई हड्डियों से भरे हुए कलश रखे जाते थे। इन अस्थि कलशों को प्रायः मिट्टी कंकड़ से ढक दिया जाता था। एक कब्र बड़े आकार की शिला से ढकी हुई मिली है। यह कब्र अभी तक ज्ञात सैंधव शव विसर्जन परंपरा में सर्वथा नवीन प्रकार की है। मालवड़। सूरत जिले में ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित इस स्थल की खोज 1967 ईस्वी में जे.पी. जोशी तथा आलचिन दंपति ने की। भगत राव। यह गुजरात की मुख्य भूमि पर धूर दक्षिण का स्थल है जो किम सागर संगम पर स्थित है। रोजदी। यह गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। आलमगीरपुर। मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा की गई। इसका उत्खनन कार्य 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। आंबा खेड़ा एवं बड़गांव। सहारनपुर जिले में मस्करा नदी के तट पर ये दोनों स्थल स्थित हैं। मांडा। जम्मू में अखनूर तहसील में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 ईस्वी में जे.पी. जोशी ने इसकी खोज की। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भगवानपुरा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित इस स्थल से सैंधव सभ्यता के पतोन्मुख काल के अवशेष मिले हैं। इसका उत्खनन जे.पी. जोशी द्वारा करवाया गया। कुंतासी। गुजरात के राजकोट जिले में स्थित इस स्थल की खुदाई से विकसित और उत्तरकालीन सैंधव संस्कृति प्रकाश में आई है। यह एक बंदरगाह नगर था। अल्लाह दीनो। सिंधु तथा अरब सागर के संगम से करीब 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व और कराची से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित यह एक बंदरगाह नगर था। सिंधु सरस्वती संस्कृति की विशेषताएं क्या थी, जो कि निम्नवत मैं आपको यहाँ पर क्रमशः बताऊंगा। राजनीतिक संगठन के परिप्रेक्ष्य में लगभग
20 लाख वर्ग किमी तक फैली सिंधु सभ्यता 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। इसके सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कोई न कोई उच्च केंद्रीय राजनीतिक संगठन रहा होगा। समकालीन मिस्र और मेसोपोटामियन सभ्यता के विपरीत यहाँ किसी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं है। अतः मेसोपोटामिया की तरह यहाँ पुरोहितों का शासन नहीं था। हालांकि प्रसिद्ध इतिहासकार A.L. बासम महोदय यहाँ पुरोहितों का ही शासन मानते हैं। डॉक्टर R.S. शर्मा के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया। अतः हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। यह भी संभव है कि संपूर्ण क्षेत्र कई स्वतंत्र राज्यों रजवाड़ों में बटा हुआ था और उनमें से प्रत्येक की एक अलग राजधानी थी। जैसे सिंधु में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल। इस संदर्भ में उल्लेख है कि ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में यद्यपि संपूर्ण उत्तर भारत में पुरातत्वीय संस्कृति लगभग एक समान थी, फिर भी संपूर्ण क्षेत्र 16 स्वतंत्र महाजनपदों में विभाजित था, जिसकी अपनी अपनी राजधानियाँ थीं। कुछ अन्य इतिहासकार जैसे हंटर के अनुसार यहाँ की शासन व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी। मैके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधि का शासन था। स्टुअर्ट पिकट ने इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के होने का अनुमान लगाया है। सामाजिक संगठन के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो सैंधव सभ्यता 3 वर्गों में विभाजित था। पहला विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग से जुड़ा हुआ था, दूसरा खुशहाल मध्यम वर्ग और तीसरा अपेक्षाकृत कुछ कमज़ोर वर्ग जो नगर के निचले हिस्से में रहता था। आमतौर पर ये तीनों हिस्से परकोटे से घिरे होते थे। कुछ शिल्पी और श्रमिक नगर के परकोटे के बाहर की बस्तियों में भी रहते थे। कालीबंगा में ऐसा प्रतीत होता है कि पुरोहित लोग दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे और निचले भाग में स्थित अग्नि वेदिकाओं पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते थे। इस बात की संभावना व्यक्त की गई है कि दुर्ग में निवास करने वाले लोग पुरोहित वर्ग के थे। नगर क्षेत्र में व्यापारी, अधिकारी, सैनिक एवं शिल्पी रहते थे। अन्य वर्गों में कृषक, कुंभकार, बढ़ई, नाविक, सोनार, मनके एवं मुहरे बनाने वाले शिल्पी, जुलाहे तथा श्रमिक प्रमुख थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कतिपय मकानों की रूपरेखा के आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि इस सभ्यता में दास प्रथा का भी प्रचलन था। स्त्रियों की दशा की स्थिति की चर्चा करें तो सबसे अधिक नारी मृण मूर्तियाँ मिलने के कारण सैंधव सभ्यता मातृ प्रधान माना जाता है, परंतु लोथल से 3 युगल समाधान एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधान मिलने से विद्वानों ने यहाँ सती प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया है। सिंधु घाटी के निवासी खाने पीने, वस्त्र एवं आभूषण के शौकीन थे। संभवतः वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। आभूषण सोने, चांदी और माणिक के बनाए जाते थे। हाथी दांत तथा शंख का उपयोग अलंकरण तथा चूड़ियाँ बनाने के लिए किया जाता था। दर्पण तांबे के बने थे, जबकि कंघियाँ और सुइयाँ हाथी दांत की बनी हुई थीं। हड़प्पा से एक श्रृंगारदान मिला है तथा चान्हू दड़ों से लिपस्टिक एवं अंजन सालिका, इसका मतलब होता है काजल लगाने की सलाई, ये प्राप्त हुई है। नौसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने के प्रमाण प्राप्त हैं, जो आज भी हिंदू धर्म में स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। गरीब लोग शंख, सीप एवं मिट्टी के बने हुए आभूषण पहनते थे। पासे का खेल, शिकार और नृत्य उनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। आर्थिक जीवन के आधार पर हम चर्चा करेंगे तो सैंधव सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में था। आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार थे। कृषि की चर्चा करें तो सैंधव वासी जाड़े में यानी कि नवंबर दिसंबर में फसल बोते थे और मार्च अप्रैल में काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में कूड यानी कि हल रेखा के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे तथा फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग होता था। मोहनजोदड़ो एवं वनमाली से मिट्टी के हल के खिलौने का प्रारूप मिला है। इसी प्रकार पाकिस्तान के वर्तमान चेलिस्तान यानी कि भूतपूर्व बहावलपुर रियासत के विकसित हड़प्पन पुरा स्थलों के अवशेष के परिणाम स्वरूप खेत जोतने में प्रयुक्त मिट्टी के बने हल के खिलौने के टूटे हुए अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरा स्थल से नहरों या नालों के सिंचाई के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंचाई कृषि कार्य के लिए नदियों के जल, वर्षा के जल एवं कुओं का उपयोग किया जाता रहा होगा। हड़प्पा लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थी।
गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। बनवाली से बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। चावल के भी प्रमाण हैं, जैसे लोथल से चावल के अवशेष एवं रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। ये दोनों स्थल वर्तमान गुजरात में हैं। हरियाणा से भी चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोटे अनाजों की 6 किस्में उगाई जाती थी। रागी, कोदो, सावा, ज्वार, मटर और फलियों की भी खेती की जाती थी। अन्य फसलों में खजूर, विभिन्न प्रकार की फलियां, तिल और सरसों शामिल है। मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों पर पाए गए सूती कपड़ों के टुकड़ों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। सभ्यता की परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पहले के मेहरगढ़पुरा स्थल पर कपास पाई गई है। यह संसार भर में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास सिंध लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। सिंधु सभ्यता के लोगों को गन्ना ज्ञात नहीं था। रोजदी के निचले स्तरों से छोटी ज्वार एवं रागी, सौराष्ट्र में बालाकोट से बाजरा एवं वहीं से कुछ परवर्ती काल में ज्वार तथा सारगम के प्रमाण मिले हैं, जिन्हें संभवतः हड़प्पा से लाकर यहाँ प्रचलित किया गया होगा। अनाज संभवतः कर के रूप में वसूला जाता था, क्योंकि प्रमुख नगरों में अन्नागार प्राप्त हैं। हड़प्पा के अन्नागारों के समीप ही अनाज की सफाई, कुटाई, पिसाई आदि के चबूतरे मिले हैं और मजदूरों के निवास के लिए बनी हुई श्रमिक बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पाट मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। इसमें प्रमुख पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला आदि थे। आज का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा पशुपालन के आधार पर और उसके साथ ही साथ शिल्प एवं उद्योग धंधे, युद्ध संबंधी उपकरण, व्यापार और वाणिज्य, सैंधव कला, प्रस्तर मूर्तियाँ के साथ ही साथ धातु मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ, ताम्र पट्टिकाएँ, मुहरे, मनके और मृदभांड। कामटेरिया पर नित्य नियमित बहुत ही आकर्षक प्राचीन भारतीय इतिहास के लेक्चर्स की सीरीज चल रही है और आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीटी एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एवं पीसीएस प्री एग्ज़ाम्स आयोजित किए जाएंगे, जो कि क्रमशः अगस्त सितंबर में पीटी, 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस और 5 दिसंबर को आरओ एआरओ सचिवालय की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। तो प्राचीन भारत के बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स के लिए कामटेरिया लेक्चर ज़रूर सुने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इम्पॉर्टेंट पीडीएफ डाउनलोड कर लें। कामटेरिया लेक्चर्स को सुनते रहें। वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं। हर एक श्रोता एक प्लांट लगाने का संकल्प लेगा। वृक्ष लगाएं, वातावरण को हरित बनाएं। कामटेरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कामटेरिया लेक्चर्स सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।